आज का आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पायरेटरी एंड रीनल सिस्टम। तो इसमें हम आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे और उसके रिलेटेड जो भी बीमारी होती है, अस्थमा है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी देख लीजिए। इंट्रोडक्शन क्या है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू। जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है, किससे बनता है? कॉम्प्लेक्स सेट होता है किसका? ऑर्गन और आपके टिश्यूज से मिलकर जो है पूरा ये सिस्टम तैयार होता है। दैट कैप्चर ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन इनटू द लंग्स। द organs and tissue that comprise the human respiratory system include the nose, pharynx, trachea and lungs। ठीक, इसके आगे है it is the system consisting of tubes and responsible for the exchange of gases in human by filtering incoming air and transporting it into the microscopic alveoli where gases are exchanged। ठीक है, तो जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है ये क्या काम करता है? जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है आपको पता है आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट रहती हैं। तो क्या करता है ये इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको कैप्चर करके ट्रांसपोर्ट कर देता है। कहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है? लंग्स में। ठीक है, your respiratory system provides the energy needed by cell of the body to function according to their designated task। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो क्या काम करता है। पहली चीज़ तो वो किससे मिलकर बना होता है? आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज से मिलकर बना होता है। और आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम काम क्या करता है? तो रिस्पायरेटरी सिस्टम आपका जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस है उसको कैप्चर करता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर देता है। ऑक्सीजन का कहाँ पर करता है? ये लंग्स में करता है। ठीक है, तो ये सारा जो है गैस एक्सचेंज का जो भी प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन लेना मतलब और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना, ये जो पूरा प्रोसेस होता है किस में होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम के ही थ्रू होता है। ठीक है, और जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम वो क्या काम करता है? प्रोवाइड कराता है एनर्जी। कहाँ? जो सेल्स होती हैं उसमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है जिसको नीड होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अकॉर्डिंग जिसको जो भी टास्क मिला होता है, जो भी सेल्स हैं जिसको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या करता है? वो प्रोवाइड कराता है एनर्जी किसको? सेल्स को। ठीक है, फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम देख लेते हैं। तो कुछ फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शन हैं? एयर डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, गैस एक्सचेंजर, अभी मैंने आपको बताया कि गैस का एक्सचेंज करता है, कैसे ऑक्सीजन लेता है, CO2 रिलीज़ करता है। फिल्टर, वार्म्स एंड ह्यूमिडिफाइज एयर, ये सारे काम क्या हैं? ये सारे फंक्शन इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम के हैं। एयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, गैस एक्सचेंजर हुआ, फिल्टर्स हुआ, वार्म्स हुआ, ह्यूमिडिफाइज एयर हुआ, इन्फ्लुएंस स्पीच हुआ, अलाउज फॉर सेंस ऑफ स्मेल्स हुआ। ये सारे क्या हैं? इसके फंक्शंस हैं। अब इससे रिलेटेड बीमारी है जो हो जाती है जिसको बोलते हैं अस्थमा, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अस्थमा इज़ डिफाइंड एज कॉमन क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिजीज़ ऑफ द एयरवेज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरिएबल एंड रिकरिंग सिम्टम्स, रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्रोंकोस्पाज्म। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूडेड स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया। ठीक है, अस्थमा आपको पता ही है कैसे क्या होता है अस्थमा में। ठीक है, जैसे कि आप सांस वगैरह लेते हो तो जो आपका एयर पैसेज होता है, एयर पैसेज में क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेल कर जाता है। ठीक है,
या फिर जो भी आपके म्यूकस रिलीज़ हो रहा है आपके पैसेज में, तो उसका सिक्रीशन ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। जितनी आपको ज़रूरत होती है, जितनी क्वांटिटी की आपको रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, उससे जब ज़्यादा म्यूकस रिलीज़ होने लगता है आपके पैसेज में, तो क्या हो जाता है कि वो जम जाता है गाढ़ा गाढ़ा, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर पैसेज के अंदर का होल होता है जिसके थ्रू एयर पास होती है, लंग्स तक जाती है, तो वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, रुकावट। तो सांस लेने में क्या हो जाती है, बाधा आती है, रुकावट होती है, जिसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं अस्थमा में। आपका जो एयर पैसेज है उसका जो एरिया है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। उसी को हम लोग अस्थमा बोलते हैं। ठीक है, स्नीजिंग होगा, कफिंग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, ब्रीथ मीन्स आपको पता ही है सांस लेना। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और कफिंग, कफ भी बहुत बनेगा। जो कफ होता है वो एक तरह का म्यूकस ही होता है। जब वो आपके पैसेज में रहता है ना, तो आपका जो एरिया होता है पैसेज का वो कम कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर वे में लंग्स तक नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं सांस लेने में। तो उस कंडीशन को अस्थमा बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं कि किन कारणों से, कैसे, क्या इसका प्रोसेस है, कैसे अस्थमा तक फैलता है। ठीक है, ट्रिगर फैक्टर जो कारक होते हैं, मतलब किन वजहों से होता है, तो देख लीजिए। इसीलिए स्टेप वाइज मैंने इसको बताया हुआ है। तो ट्रिगर फैक्टर, ठीक है, फैक्टर मीन्स होता है कारक। एयरवे इन्फ्लामेशन, ठीक है, तो एयरवे इन्फ्लामेशन मतलब इन्फ्लामेशन मीन्स होता है स्वेलिंग, सूज जाता है अगर आपका पैसेज, तो क्या हो जाता है। और ये स्वेलिंग किस वजह से होती है और रुकावट किस वजह से आती है आपको सांस लेने में, तो उसमें 3 पॉइंट्स मैंने दे दिए, नीचे देख लीजिए। हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। अभी मैंने जब अस्थमा आपको बताया तो मैंने ये बोला था कि जो म्यूकस है वो जितनी आपको नीड होती है उससे ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है और आपको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। तो वही है हाइपर सिक्रेशन म्यूकस। एयरवे मसल कॉन्स्ट्रक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। स्वेलिंग ब्रोंकियल मेम्ब्रेन्स, जो ब्रोंकियल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो एयरवे इन्फ्लामेशन किन वजहों से होता है, हाइपर सिक्रीशन म्यूकस की वजह से, या एयरवे मसल कॉन्स्ट्रक्शन, या स्वेलिंग ब्रोंकियल मेम्ब्रेन, ये तीनों चीज़ों के कारण आपका एयरवे इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका नैरो ब्रीदिंग पैसेज। नैरो मीन्स क्या होता है, छोटा। जो आपका ब्रीदिंग पैसेज होता है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, सांस लेने में आपको दिक्कत होने लगती है। तो यही पूरा पैसेज है कि आपका जो एयर वे है आपका, जिसके थ्रू आप सांस लेते हो, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। कैसे होता है, या तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, हाइपर सिक्रीशन होगा म्यूकस का। हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, ठीक है, सिक्रीशन मीन्स होता है रिलीज़ होना। ठीक है, म्यूकस आपको पता ही है थिक होता है, बहुत गाढ़ा होता है। एयरवे मसल कॉन्स्ट्रक्शन, मसल सिकुड़ जाएंगी, कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएंगी, स्वेलिंग हो जाएगी। तो इन कारणों से क्या हो जाता है, आपका जो पैसेज है वो नैरो हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पाते। उस केस को क्या बोलते हैं, अस्थमा। ठीक है, अब इसके सिंग्स एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। कुछ इसके सिम्टम्स हैं। कॉमन सिंग एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा इंक्लूड, तो आपका क्या हो गया, कफिंग हो गया, ज़्यादा कफ, वही म्यूकस निकलता रहता है या अंदर जमा रहे, जैसे सूखी खांसी होती है, तो क्या होता है, आप खांसते रहते हो लेकिन आपका जो अंदर म्यूकस है वो बाहर नहीं निकल पाता, तो आपको बड़ा अनकंफर्टेबल फील रहता है, सांस लेने में भी दिक्कत रहती है, चलोगे तो सांस फूलने लगती है। ठीक है, तो इसमें क्या है सिम्टम्स, आपका कफिंग हो गया, चेस्ट टाइटनेस हो गया, चेस्ट आपका सीना टाइट हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, कफिंग हो गया, कफिंग फ्रॉम अस्थमा ऑफ्टन इज ओर्स एट नाइट। ठीक है, और अर्ली इन द मॉर्निंग मेकिंग इट हार्ड टू स्लीप।
ठीक, ये आपके सारे सिम्टम्स हो गए। अब टाइप ऑफ अस्थमा देख लेते हैं। टाइप ऑफ अस्थमा आप देख लीजिए। एक्सरसाइज इंक्लूडिंग अस्थमा हो गया नंबर 1। दूसरा आपका एलर्जिक अस्थमा हो गया, नॉन एलर्जिक अस्थमा हो गया, ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो गया, कफ वेरिएंट अस्थमा हो गया, कंडीशनल अस्थमा हो गया, नॉक्टर्नल अस्थमा हो गया, मेडिकेशन इंक्लूडेड अस्थमा हो गया। ये सारे अस्थमा के टाइप है कि कुछ एलर्जी के कारण होता है, कफ के कारण होता है, तो इसके टाइप्स हैं। ठीक है, तो केवल आपको इतना ही ये देखना है शॉर्ट में कि कौन कौन से आपके टाइप्स हैं अस्थमा के, वो आप देख लीजिए बस। ठीक, इसके बाद आते हैं मेडिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। मेडिकेशन क्या क्या करते हैं? कंट्रोलर मेडिकेशन आर टेकन डेली एंड कंटेन इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, फ्लूटिकासोन, आपका ब्यूटीसोनाइड, मोमोमेटासोन, फ्लूनिसोलाइड, ग्लूकोमेथासोन। तो ये आपकी जो साल्ट्स हैं ये क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं किसमें, आपके अस्थमा में। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये क्या होता है, आप पंप टाइप का होता है, तो इसको क्या करते हैं आप माउथ में लेके उसको स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एयर वे है वो क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। लॉन्ग एक्टिंग इनहेल्ड बीटा 2 एंटागोनिस्ट अनदर अस्थमा रिलेटेड ड्रग। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग जो इनहेल्ड है वो बीटा 2 एगोनिस्ट है, अस्थमा रिलेटेड ड्रग। ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपका है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स है आपका। ये सारे क्या है, मेडिकेशन आप दो यूज़ करोगे इस जब आपको अस्थमा होगा। ठीक है, वो सारे साल्ट्स नेम है तो थोड़ा टफ है, तो इसको थोड़े थोड़े भागों में तोड़ के पढ़ना, तभी आप पढ़ पाओगे, एकदम से नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, और जैसे एक मैं नोट देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है क्विक रिलीफ मेडिसिन आर टेकन एट द फर्स्ट सिग्न्स ऑफ सिम्टम्स फॉर इमीडिएट रिलीफ। जब आपको अस्थमा हो तो तुरंत जो है रिलीफ के लिए कौन सा मेडिकेशन दोगे, तो शॉर्ट एक्टिंग इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट और कौन सा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग आप दोगे उस केस में। तो ये आपका हो गया, आपको पता चल गया रिस्पायरेटरी सिस्टम का वर्क क्या है। छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, ऑर्गन्स और टिश्यूज़ से मिलकर बना होता है, और आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम काम क्या करता है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम आपका वर्क ऐसे करता है कि जो एटमॉस्फेयर में आपकी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है उसको कैप्चर करके ट्रांसपोर्ट कर देता है लंग्स तक। ठीक है, और आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो और क्या काम करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है सेल्स को, जिनको नीड होती है जितनी एनर्जी की, वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम एक एक्सचेंजर का, गैस एक्सचेंजर का काम करता है, आपको ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचाता है और बॉडी में लंग्स में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, रिलीज़ करता है। तो एक तरह का एक्सचेंजर भी, आपको फंक्शन पता चल गया, आपको अस्थमा क्या होता है वो पता चल गया, और उसके बाद उसमें पैथोजेनेसिस है, तो आपको उसमें कारण पता चल गया कि किन कारणों से आपका जो एयर वे है वो क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, या सांस लेने में रुकावट कैसे आती है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। उसके बाद आपने देखा कि मेडिकेशंस क्या हैं, तो उसमें कुछ साल्ट्स हैं, ड्रग्स के नाम है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें देख लिए। तो एक एक करके आप इसको स्टेप वाइज देख लीजिएगा अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके।